हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, हम सुबह उठते हैं, होश में होते हैं, सांस ले रहे होते हैं। हमें तो सिर्फ इसी बात पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग ये भी नहीं कर पाते। ये कहानी एक आदमी रॉम हॉबन की है। 23 साल से ये आदमी कोमा में रह रहा था, लेकिन 23 साल बाद एक ऐसी बात पता चली जो हैरानकुन थी। दोस्तों, रॉम यूरोपियन मुल्क बेल्जियम में रहता था, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जिसके आगे इसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई थी। लेकिन फिर एक एक्सीडेंट ने इसकी जिंदगी तब्दील कर रख दी। ये 1983 का साल था। रॉम उस वक्त 23 साल का था। ये बेल्जियम में ही अपनी गाड़ी चला रहा था जब इसका एक एक्सीडेंट हो गया। एक खतरनाक एक्सीडेंट। किस्मत से रॉम की जान बच गई, लेकिन ये आदमी पैरालाइज हो गया। डॉक्टर्स के मुताबिक रॉम अब वेजिटेटिव स्टेट में था, यानी ये ना कुछ फील कर सकता था और ना कुछ सुन सकता था। रॉम एक गहरे कोमा में जा चुका था। अगले 23 साल तक रॉम इसी हालत में रहा। डॉक्टर्स ने, इसकी फैमिली ने अब उम्मीद छोड़ दी कि रॉम कभी ठीक भी हो सकता है। लेकिन 2006 में कुछ ऐसा पता चला जिसने डॉक्टर्स और रॉम की फैमिली के होश उड़ा दिए। दोस्तों, 2006 में एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर स्टीवन लॉरीज ने रॉम के दिमाग का स्कैन किया। ये एक स्टेट ऑफ आर्ट स्कैनिंग सिस्टम था और तब पता चला कि रॉम का दिमाग बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा था। रॉम पिछले 23 साल से सब कुछ सुन रहा था, देख रहा था, और डॉक्टर्स को पता ही नहीं था। पिछले 23 साल से रॉम अपनी ही बॉडी में कैद हुआ था। इसे लॉक्ड इन सिंड्रोम भी कहते हैं। ये रोजाना डॉक्टर्स को, नर्सेस को अपने आस पास देखता था। जब इसकी फैमिली इसके पास आती तो ये उनकी बातें सुनता था। इसकी माँ ने एक दिन इसके पास आकर वैसे ही कहा कि तुम्हारे वालिद की मौत हो गई है। हालांकि इसकी माँ को पता था कि रॉम कोमा में है, ये इसकी बात सुन नहीं सकता। लेकिन रॉम असल में ये बात भी सुन रहा था। ये कुछ कर नहीं सकता था। ये किसी को बता ही नहीं सकता था कि ये सब कुछ सुन रहा है, महसूस कर रहा है, देख रहा है। ये अपना सर भी हिला नहीं सकता था। दोस्तों, 1983 में ब्रेन स्कैनिंग की वो टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं थी जो 2006 में थी, और तभी रॉम को गलत डायग्नोस किया गया था। ये बस मुकम्मल पैरालाइज था, लेकिन रॉम होश में था। 2009 में ये वाकया सामने आया। रॉम उस वक्त एक स्पेशल टच स्क्रीन के जरिए अपनी उंगली को इस्तेमाल कर व्हील चेयर पर बैठकर अपनी फैमिली से बात कर रहा था। फिजियोथेरेपी के जरिए इसकी उंगली अब मूव कर रही थी। अगर पहले ही इसकी हालत को डायग्नोस कर लिया जाता तो 23 साल से रॉम एक बिस्तर पर लेटा ना होता। रॉम के मुताबिक इन 23 सालों में ये चीखना चाहता था, लोगों को बताना चाहता था कि ये कितना मजबूर है। ये बहुत गुस्से में भी रहता था, लेकिन फिर इसने ऐसी जिंदगी पर समझौता कर लिया था। दोस्तों, इंसानी दिमाग बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। हमारे दिमाग में 86 अरब न्यूरॉन्स हैं। हर न्यूरॉन 1000 तक कनेक्शंस बनाता है। हमारे दिमाग का नेटवर्क कितना बड़ा है आप अंदाजा लगा सकते हैं। तभी साइंस आज भी हमारे दिमाग के 10% से भी कम हिस्से को समझ सकी है। ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये तो हमारे दिमाग के सिर्फ 10% सेल्स हैं। बाकी के 90% सेल्स दिमाग के फंक्शन में, दिमागी बीमारियों में कैसे रोल प्ले करते हैं, साइंस को अभी ये भी ठीक से नहीं पता। हमारे दिमाग में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारी सोच में, इमोशंस में, यादाश्त में कैसे ट्रांसलेट होते हैं, इसको समझना भी अभी बहुत मुश्किल है। दोस्तों, अब आप जरा इस आदमी की कहानी सुने। एक आदमी माइकल बोटराइट, जो अमेरिका की फौज में भी सर्व कर चुका था। ये एक दिन सुबह सोकर उठा। इसे बजाहिर कोई बीमारी नहीं थी, कोई मसला नहीं था, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो शॉकिंग था। 2013 में माइकल एक होटल में रुका हुआ था। ये सुबह नींद से जागा और इंग्लिश के बजाय स्वीडिश जबान में बात करने लगा। इसकी यादाश्त मुकम्मल तौर पर जा चुकी थी। ये अपना नाम हुआन एक बता रहा था, जो कि असल में इसका नाम नहीं था। ये कह रहा था कि ये स्वीडन से है और अमेरिका में कैसे आ गया है। ये आदमी अपना चेहरा भी पहचान नहीं पा रहा था। इसको अपनी फैमिली भी याद नहीं थी। डॉक्टर्स के मुताबिक माइकल ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनेसिया स्टेट में था। ये कंडीशन कई महीनों तक रह सकती है।
माइकल 1981 में स्वीडन जा चुका था और शायद तभी स्वीडिश लैंग्वेज इसके जहन में रह गई थी। अगले साल 2014 में माइकल की मौत हो गई थी। दोस्तों, एक और अजीब कहानी एक आदमी जेसन पैडगेट की है। ये आदमी अमेरिका में एक सेल्समैन था। इसका मैथ्स से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं था, ना ही इसे मैथ्स पसंद थी। लेकिन 13 सितंबर 2002 को सब कुछ चेंज हो गया। दोस्तों, इस तारीख को रात के वक्त जेसन अपने दोस्तों के साथ बाहर था जब दो डाकुओं ने इस पर हमला कर दिया। इन्होंने जेसन के सर के पिछले हिस्से पर किसी चीज से अटैक किया। जेसन नीचे गिरा और बेहोश हो गया। दोस्तों, जेसन को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। इसकी पट्टी वगैरह हुई, इसको पेन किलर्स दी गई और कुछ देर बाद इसको घर भेज दिया गया। लेकिन यहाँ से ये कहानी काफी अजीब हो जाती है। जेसन का बिहेवियर अब तब्दील हो रहा था। दरअसल इसके दिमाग पर गहरी चोट लगी थी। जेसन अब अपने घर से निकलने से भी डरता था। ये अपने घर में खाना जमा करना शुरू हो गया ताकि इसको बाहर ना जाना पड़े। ये बार बार नहाता था, अपने हाथ साफ करता था क्योंकि इसको जम से शदीद डर लगना शुरू हो गया था। लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। दोस्तों, जेसन के साथ अब कुछ ऐसा होने लगा जो जानकर आपको हैरत होगी। जेसन को अब चीजें मुख्तलिफ तरह से नजर आती थीं। बिजली चमकती तो इसको लगता कि कोई वीडियो गेम चल रही है। पानी नलके से नीचे आता तो इसको वो पानी टेढ़ा सा नजर आता था। जेसन परेशान था, कंफ्यूज था। दोस्तों, जेसन को अब मैथ्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी होने लगी। ये दुनिया को मैथ्स की नजर से देख रहा था। ये हर वक्त कागज पर सर्कल्स, ट्रायंगल्स बनाना शुरू हो गया। इस तरह इसे सुकून मिलता था। पता ये चला कि जेसन को एक्वायर्ड सेवेंट सिंड्रोम है। ऐसे लोग किसी ब्रेन इंजरी के बाद मैथ्स, आर्ट या म्यूजिक में एक्सपर्ट बन जाते हैं। ये आदमी अब मैथ्स का एक जीनियस बनता जा रहा था। मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स ये आदमी चुटकियों में सॉल्व कर लिया करता था। जेसन जैसे दुनिया में सिर्फ 40 लोग हैं जिनको ये कंडीशन है। जेसन अपनी नई जिंदगी से बहुत खुश था। इस पर हमले के 15 साल बाद इसको अटैक करने वालों में से एक आदमी ने इससे कांटेक्ट किया और इससे माफी मांगी और जेसन ने इसको माफ भी कर दिया था।